effect of gain of electrons directly proportional to electron deficiency of metal. ठीक है, ये चीज सबको पता है क्योंकि हमें ये चीज पता है तो हम सबसे पहले फैक्टर की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सबको बहुत अच्छे से पता है कि लेट सपोज मेरा कोई मेटल +1 में है और यहाँ से मुझे रिडक्टिव एलिमिनेशन करनी है और मेटल +2 में यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन करनी है। तो स्टैंडर्ड सुना दो यार, मैगी बना दो अच्छे से, प्याज मटर अच्छी बनाना, हरी मिर्च डालना, हरी मिर्च। ठीक है, तो चलिए अब ऑब्वियसली बात है कि मैं बात करूँ यहाँ पे +3 वाली मेटल जो कि मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वहाँ फास्टर, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये मान लो मैं बेसिक फैक्टर्स का रिवीजन करा रहा हूं, ये रिवीजन चल रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हमने कर दिया था। सेकंड, इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड। स्पेक्टेटर लिगेंड की बात, या सेकंड हम चलते हैं नेचर ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या होता है, नेचर ऑफ मेटल या मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें। अब मान लो मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन तो करा रहा हूं 3D की मेटल का, मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन करा रहा हूं 4D की मेटल का, मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन करा रहा हूं 5D की मेटल, यानी यहां मैंने रिडक्टिव एलिमिनेशन कराया 3D का, यहां मैंने रिडक्टिव एलिमिनेशन कराया 4D का, यहां मैंने रिडक्टिव एलिमिनेशन कराया 5D का। अब देखो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन में बॉन्ड तोड़े जाते हैं, तो यहाँ 3D वाले के बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ 4D वाले के टूटेंगे, यहाँ 5D वाले। सबको पता है as we move down the group, जो आपकी मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ जो टूटने वाले बॉन्ड है, जिन बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, ये वीक बॉन्ड है, यहाँ जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यहाँ जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब अगर वीक बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे फास्ट एलिमिनेशन होगा, यहाँ स्लो एलिमिनेशन होगा, और यहाँ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना और भी मुश्किल होगा, तो यहाँ वेरी स्लो एलिमिनेशन। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन है, तो मेरा रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन है उसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, 3D के केस में ज्यादा, फिर 4D और फिर। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़कर बात करते हैं तीसरा फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड, स्पेक्टेटर लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी कहीं ना कहीं पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ की बात चल रही है। मान लीजिए यहाँ पे मेटल और मेटल रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना XY का, और यहाँ पे जो है PME3, यहाँ पे मेटल और मेटल रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना XY का, और यहाँ पे जो है PF3। अब PME3 और PF3 में विच वन इज स्ट्रॉन्गर पाई एक्सेप्टर, ऑब्वियसली PF3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये कम छीनेगा। अगर ये ज्यादा छीनेगा तो ये मेटल क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देयरफॉर फास्टर रिडक्शन। अगर फास्टर रिडक्शन है तो फास्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ। इसके बाद आता है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड। स्टेरिक इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड, यहां भी बहुत क्लियर चीज है आपकी। स्टेरिक क्राउडिंग अगर बढ़ती है, इफ स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड द मेटल इंक्रीजेस, तो जो एलिमिनेशन का रेट है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मेटल ज्यादा क्राउडेड है तो वो चाहेगी कि ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाए। अगर कोई भी मेटल ज्यादा क्राउडेड है, उसके पास स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो वो चाहेगी कि क्राउडिंग कम हो जाए, भीड़ भाड़ कम हो जाए, रश कम हो जाए, जिसके लिए वो ग्रुप्स को आसानी से एलिमिनेट कर देता है। यानी क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी, बल्कि स्पेक्टेटर लिगेंड की जितनी ज्यादा होगी, एलिमिनेशन उतना ही फास्ट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग लिगेंड। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, जिनका एलिमिनेशन हो रहा होता है। तो सबसे पहले मैं पार्टिसिपेटिंग लिगेंड को डिफाइन कर दूं कि पार्टिसिपेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, जिनका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा हो, उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग लिगेंड। अब इसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ पार्टिसिपेटिंग लिगेंड। अब इसमें एक ट्रेंड है जो आपको डायरेक्टली याद करना है, समझ लो कि आपका जो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, आपका जो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है उसका ट्रेंड होता है CH का ज्यादा, फिर HH का, फिर CC का, और सबसे लास्ट में CH का। सेकंड इसमें हमारे पास क्या आता है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड इसमें हमारे पास आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ पार्टिसिपेटिंग। वो इस काम करके सुनो यहाँ पे, मान लो मेरे पास यहाँ पे Ln मेरी मेटल के साथ में, यहाँ पे कार्बन जुड़ा sp3 और हाइड्रोजन, इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना, और यहाँ पे कार्बन जुड़ा sp2 और हाइड्रोजन, इसका रिडक्टिव। सबको पता है कार्बन हाइड्रोजन जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा ऑफ CH फॉलोज concerted रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ PH फॉलोज concerted मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अगर concerted मैकेनिज्म फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, और ये बॉन्ड बन रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट बनती है यस साइक्लिक। यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड। अच्छा फिर ध्यान से देखना, इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन क्या कर रहा है, मल्टी सेंटर बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। कार्बन क्या कर रहा है, मल्टी सेंटर बॉन्ड। और यहाँ पे ये कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो ये क्या कर रहा है, मल्टी सेंटर। अभी बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं S ऑर्बिटल कैसा होता है सर स्फेरिकल, और P ऑर्बिटल कैसा होता है सर डबल। अब मुझे एक चीज बताओ, क्योंकि S ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है,
बना लेता है, यहाँ से भी बॉन्ड बना लेता है, यहाँ से भी बॉन्ड बना लेता है. इट कैन फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन. जो किसी भी डायरेक्शन नहीं होती तो आपका s ऑर्बिटल है वो हर डायरेक्शन से बॉन्ड बना लेता है, जबकि p ऑर्बिटल या तो इस डायरेक्शन में बॉन्ड बना पाएगा, या तो यहाँ बॉन्ड बना पाएगा, या यहाँ बॉन्ड बना पाएगा. तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि s ऑर्बिटल इज बेटर एट मल्टी सेंटर. यानी अगर एक ही साथ बहुत सारे एटम्स के साथ ओवरलैप करना हो, s ऑर्बिटल इज बेटर एट मल्टी सेंटर. s ऑर्बिटल बेटर होता है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग के लिए देन p ऑर्बिटल. अब आप जरा गोल फरमाइए, आपके sp3 में कितने परसेंट s कैरेक्टर है? 25% s कैरेक्टर, यानी 25% s की तरह दिखता है, और यहाँ पे 33.33% s कैरेक्टर. तो जहाँ s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहाँ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग बेटर होगी, क्योंकि यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है. और s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल की कंपैरिजन s कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे s कैरेक्टर कम, यहाँ p कैरेक्टर 75% है, यहाँ p कैरेक्टर ज्यादा, और यहाँ p कैरेक्टर कम, क्योंकि यहाँ s कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. तो यहाँ s ऑर्बिटल के कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से यहाँ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग बढ़िया होगी. यहाँ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग कैसे होगी? गुड. और यहाँ जो मल्टी सेंटर बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी? पुअर. अगर पुअर है तो ये क्या होगा? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग पुअर है, और यहाँ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग गुड है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा मोर स्टेबल. क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो ये फास्ट होगा, और यहाँ यानी एक चीज क्लियर होगी कि भैया रिडक्टिव एलिमिनेशन कौन ज्यादा फास्ट करते हैं? sp2 वाले. इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी मेटल है, उस मेटल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे मान लो मेरे पास एक COCH3. अब आप एक चीज समझना, पहली बात हमें पता है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ CH इज फास्टर देन रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ CC. तो आप CC का रिडक्टिव एलिमिनेशन कराने के बारे में सोचना भी मत, आप रिडक्टिव एलिमिनेशन कराओगे CH का. पर उसमें भी दो ऑप्शन है, CH3H का या COCH3H का. अब यहाँ पे आएगी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी sp2 है और इसकी sp3, तो आप किसका कराते हो? sp2 वाले. तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा CH3C4. इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम किसकी? थर्ड, इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग लिगेंड. इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग लिगेंड. यहाँ से आपको समझनी एक चीज कि आपका जो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ अल्काइल. मैं समझा देता हूँ. फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो आपके पास यहाँ मेटल के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ CH2 के साथ में कोई एक ग्रुप जुड़ा है. पहली बात, CH2 के साथ में कोई एक ग्रुप जुड़ा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा अल्काइल. अब अगर ये G ग्रुप मान लो CH3 है या H है, यहाँ H है, फिर ये CH3 है और फिर ये Cn है. आप बताओ कौन सा अल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा कब इलेक्ट्रॉन रिच होगा? देखो CH2 के साथ में G, H लगे, वेरी लेस प्लस साइन, इसका मोर प्लस साइन, इसका. तो यानी मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप जो होगा उसका ट्रेंड क्या होगा? तब हमारा अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, CH3H और फिर Cn. तो रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन भी क्या होगा? C. ठीक है. क्या इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग लिगेंड? मुझे नंबर का इफेक्ट बताइए. अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ किलेशन. किलेशन का इफेक्ट एक बार समझते हैं, समझते हैं कि किलेशन बताइए. मान लीजिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक मेटल है XY रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना है, यहाँ पे कोई भी लिगेंड लगेगा, PPH3 PRP कुछ भी नॉन किलेटेड, और यहाँ पे भी मुझे रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना है, और यहाँ पे जो लिगेंड लगेगा वो किलेशन वाला. तो यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन कराया हमने किसका? ऑफ XY. यहाँ से हमने रिडक्टिव एलिमिनेशन कराया ऑफ XY. तो यहाँ मेटल. अब जब XY का एलिमिनेशन हम करा देंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, और ऑब्वियसली ये लिगेंड PRP फिर 180 पे चले जाएंगे, है ना. तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा? 2. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में बॉन्ड एंगल रिक्वायरमेंट कितनी की होती है? 180 की होती है, और यहाँ पे अवेलेबल भी कितना है? 180 डिग्री है. देयरफॉर स्ट्रेन कितना है? 0. अब यहाँ जब यहाँ आपने रिडक्टिव एलिमिनेशन करा दिया, आपका जो प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिगेंड किलेशन में है तो ये 180 डिग्री पे तो कभी जाएगी, कभी नहीं जाओ. मान लो यहाँ पे बाइट एंगल से बाइट एंगल होते हैं, मान लो बाइट एंगल 110 डिग्री का था तो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 110 डिग्री का होगा. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, बॉन्ड एंगल रिक्वायरमेंट जो है वो 180 की है, अवेलेबल 110 है, तो स्ट्रेन कितने का है? 70. क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल. ये फास्ट और ये स्लो. यानी किलेशन की वजह से क्या हुआ? किलेशन डिक्रीजेस रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन. किलेशन दोस्तों आपका रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन डिक्रीज कर देगा. इसके बाद आता है जी इफेक्ट ऑफ बाइट एंगल. इफेक्ट ऑफ बाइट एंगल. बाइट एंगल का क्या इफेक्ट है? बाइट एंगल होता है किलेटिंग लिगेंड. जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक किलेटिंग लिगेंड जुड़ा है बाइडेंटेड, इसका बाइट एंगल है 100 डिग्री. वहीं मेरे पास एक और लिगेंड जुड़ा है, इसका बाइट एंगल है 120 डिग्री. यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन कराई, यहाँ पे भी रिडक्टिव एलिमिनेशन कराई, इसकी कराई XY की, इसकी कराई XY. यहाँ पे क्या बन गया? मेटल फॉस्फोरस फॉस्फोरस, और यहाँ पे क्या बन गया? मेटल फॉस्फोरस फॉस्फोरस. यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का आ गया? 100 डिग्री. यहाँ बॉन्ड एंगल कितने का आ गया? 120 डिग्री. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 2. बॉन्ड एंगल रिक्वायरमेंट कितनी आ गई? 180. अवेलेबल कितना आ गया? 100. ट्रेन कितने का आ गया? 60. यहाँ बॉन्ड एंगल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2. बॉन्ड एंगल रिक्वायरमेंट कितने? 180. अवेलेबल कितने? 120. ट्रेन कितने का? 70.
अब तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। सर यहाँ स्ट्रेन 80 डिग्री है और यहाँ स्ट्रेन 60 डिग्री है, यहाँ लेस स्ट्रेन है तो ये मोर स्टेबल, और यहाँ मोर स्ट्रेन है तो ये लेस स्टेबल। लेस स्टेबल है इसलिए लो ये नीचे बिल्कुल बिल्कुल नीचे ऑलमोस्ट। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या आता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। इफेक्ट ऑफ सॉल्ट लास्ट, बिल्कुल लास्ट है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। उसके बाद हमारा 1 माइग्रेटरी इंसर्शन, 1 माइग्रेटरी इंसर्शन और बीटा हाइड्रोक्लोराइड। समझ तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये तुम्हारा लिखा। सबसे पहले क्या होगा, लॉस ऑफ आई माइनस। तो सबसे पहले आपने आई माइनस का डिसोसिएशन करना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब क्या होता है ना, अगर मेरे पास सॉल्वेंट पोलर, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास पोलर सॉल्वेंट, तो मतलब पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, विल सॉल्वेट। देखो आपको पता है किसी भी तरह का आयन चाहे कैटायन या अनायन हो, वो सॉल्वेंट के अंदर जाके सॉल्वेशन होता है, विल सॉल्वेट आई माइनस, ड्यू टू विच आई माइनस बिकम्स स्टेबल। अब प्लीज इस बात को समझिएगा, अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, पॉजिटिव पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पोलर सॉल्वेंट का पॉजिटिव एंड होगा, कोई भी पोलर सॉल्वेंट, पानी ले लो, पानी में ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज करेगा आई माइनस को। ठीक है, वो क्या करेगा, सॉल्वेट आई माइनस ड्यू टू आई माइनस बिकम्स स्टेबल। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इन शॉर्ट में लिख सकता हूं कि पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, विल स्टेबलाइज आई माइनस बाय सॉल्वेशन। अब अगर आई माइनस स्टेबल हो गया, therefore आई माइनस इज स्टेबल, बिकम्स स्टेबल एंड हेंस लेस रिएक्टिव। तो आई माइनस स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, मतलब स्लो हो गया, क्या होगा, स्लो एंड हेंस लेस रिएक्टिव, ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी, देयरफॉर बिफोर आई माइनस वुड अटैक CH3, यानी इस केस में इससे पहले कि आई माइनस जाके अटैक करता CH3 पे, रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ CH3 टेक्स प्लेस। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट है वो आपके आई माइनस को कर देता है स्टेबलाइज, क्या कर देता है, स्टेबलाइज, जिसकी वजह से आपके आई माइनस की रिएक्टिविटी कम होगी। अब इससे पहले कि आई माइनस जाता और अटैक करता, CH3 आपस में ही रिडक्टिव एलिमिनेशन करके बाहर निकलता। यूं मान लीजिए आपका कोई बचपन का प्यार था, आपसे शादी का वादा करके बाहर गया, है ना, विदेश यात्रा में उसे बड़ा सॉल्वेंट मिल गई, यानी उसे और लोग मिल गए, उनके बीच में घुल मिल गया, उनके इन्फ्लुएंस में आ गया, उनके प्यार में आ गया। बट देन उसे रियलाइज होता है कि भैया नहीं, मैं किसी को वादा करके आया था कि वापस करा के तुझसे शादी करूंगा, पर जब तक वो वापस आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो अपने ही घर के पास किसी लड़के या लड़की को देख के पहले ही विवाह कर चुके होते हैं। ठीक है, ये कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ शादी का वादा करके बाहर निकले थे कि बाहर निकल के विदेश जाके आएंगे और फिर हम अटैक करके शादी कर लेंगे, पर विदेश जाके आपको पोलर सॉल्वेंट मिल गया, पोलर सॉल्वेंट ने आपको रिझा लिया, आपको बहुत सारा प्यार दिया, इस आई माइनस को जो पानी का H+ उसने बहुत सारा प्यार दिया, उसके प्यार में ये बह गया, बहने की वजह से अपना लक्ष्य भूल गया, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई और इसे घर वापसी में इतना टाइम लगा कि जब तक घर पहुंचता CH3 के साथ शादी करके निकल जाता। पर अगर इसे बाहर निकलने के बाद नॉन पोलर सॉल्वेंट मिले, अगर इसे मिलता नॉन पोलर सॉल्वेंट, अब ये प्यार से वंचित रहता, नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी नो सॉल्वेशन, देयरफॉर आई माइनस इज अनस्टेबल, देयरफॉर मोर रिएक्टिव। तो इस केस में देरी नहीं होती घर वापसी में, देयरफॉर अटैक्स CH3 टू फॉर्म CH3I। इस केस में जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है दोस्तों, वो होता है CH3I का, और इस केस में रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है CH3।
नहीं नहीं नहीं, और मतलब सभा शुरू है तो 10 बजे तक तो चले, 10 बजे तक। चलिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है 1 1 माइग्रेटरी इंसर्शन। 1 1 माइग्रेटरी इंसर्शन कब होता है? जब आपकी मेटल के साथ CO जुड़ा हो और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। तब ये अल्काइल ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के पाई में अटैक करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और ये बन जाते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ एक वेकेंट साइट क्रिएट हो जाती है। और मोटिलिटी में से मैंगनीज कर लेता हूँ, इसे CO कर लेता हूँ, इसे CO कर लेता हूँ, CO कर लेता हूँ, CO। यहाँ भी सबसे पहले ये समझो इसे 1 1 क्यों कहा गया। सबसे पहले तो समझने वाली बात है व्हाई इट इज कॉल्ड 1 1 माइग्रेटरी इंसर्शन। प्लीज आंसर सुनिए। आपका ये जो R है ये माइग्रेट कर रहा है, इसे बोलते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप। आपका जो माइग्रेटिंग ग्रुप है इज 1 बॉन्ड अवे फ्रॉम मेटल। अच्छा, माइग्रेट करके जा किस पर है? कार्बन। यानी आपका कार्बन क्या है? माइग्रेटरी टर्मिनस। और जो आपका माइग्रेटरी टर्मिनस है इज आल्सो कितने बॉन्ड दूर है? टर्मिनस एक बॉन्ड इज आल्सो 1 बॉन्ड अवे फ्रॉम मेटल। क्या मजा? CH कहां से आएगा? मतलब समझ में? अरे CH तो यहाँ पे है ना पहले से, या यहाँ CH का रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा और इस केस में I माइनस अटैक करेगा और CH के साथ बाहर निकल जाएगा, ऐसे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये समझो इसे 1 1 क्यों कहा गया? इट इज कॉल्ड 1 1 व्हाई इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड 1 1 माइग्रेटरी इंसर्शन। व्हाई? बिकॉज both the migrating group and migratory terminus is 1 bond away from। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बेसिक फीचर जो थे वो तुमने सारे कर लिए थे। ये यहां से माइग्रेट करेगा, ओके, बन जाएगा MN P डबल बॉन्ड। देखो अगर ये माइग्रेटिंग ग्रुप कायरल है तो इसकी कायरलिटी रिटेन रहती है, यानी यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, उसको बैक साइड अटैक में यहाँ खाली स्पेस आती है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट जैसे मैंने कहा निकाल के देखना, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें निकाल के देखते हैं। हाँ तो आपको दाना ना छूती। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ मैंगनीज +1 होगा, ये सारे न्यूट्रल है, -1 +1, न्यूट्रल 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 -1। यानी इसके फीचर्स की बात करें, आपका इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो डिक्रीज करता है 2 से। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल वो सेम है। हाँ, वेकेंट साइट क्रिएट होती है, वेकेंट साइट इज क्रिएटेड, वो क्रिएट करती है, वेकेंट साइट इज क्रिएटेड। तीसरा, अगर माइग्रेटिंग अल्काइल ग्रुप कायरल है, इफ माइग्रेटिंग अल्काइल ग्रुप इज कायरल, what is retention of configuration। ठीक है, अच्छा 5 क्या होता है ये समझाऊंगा। ये जो माइग्रेशन हमेशा सिस वाले CO पे होगा, जो ट्रांस वाला CO होता है ना यहाँ पे, ये CO जिसके ट्रांस में यहाँ कभी माइग्रेशन है, तो 5 क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ अल्काइल इज ऑलवेज ऑन दिस CO, नेवर ऑन ट्रांस CO। माइग्रेशन हमेशा सिस CO पे होगा, कभी भी ट्रांस CO पे नहीं होगा। इसका रीजन समझ लेते हैं कि व्हाई अल्काइल ग्रुप कैन नॉट माइग्रेट टू ट्रांस CO। सिंपल। एक्चुअली में जब आपका माइग्रेशन होता है, जैसे मान लो ये सिस CO है, ये ट्रांस CO। अगर मैं माइग्रेशन टू सिस CO कराऊं, माइग्रेशन टू जो कि एक्टिव होता है, तो ये यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ पिक्चर बन जाएगी MN PO TST, जिसे मैं इस तरीके से लिखने वाला हूं, वो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ जो वेकेंट साइट क्रिएट होती है, ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 18 होता है, 18 इलेक्ट्रॉन का स्टेबल कॉम्प्लेक्स और ये 16 इलेक्ट्रॉन का अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो यहाँ एगोस्टिक इंटरेक्शन CH बॉन्ड क्या करता है ड्यू टू एगोस्टिक इंटरेक्शन। एगोस्टिक इंटरेक्शन मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है, अगर आपके मेटल के साथ कोई लिगेंड जुड़ा है और उसी लिगेंड का दूर दराज मतलब कोई दूर का CH बॉन्ड, उसी से जुड़ा हुआ आगे कोई CH बॉन्ड अगर मेटल के साथ इंटरेक्ट करने लगे, इसकी खाली जगह को, इसके जीवन में जो खाली स्पेस है उसे भरने लगी, ये इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर। ठीक है, मैं बताता हूं यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू एगोस्टिक इंटरेक्शन फ्रॉम। पर अगर मैं यही माइग्रेशन ट्रांस पे कराऊं, अगर मैं यही माइग्रेशन ट्रांस CO पे कराऊं, MN यहाँ ना कराऊं, यहाँ ना कराऊं, यहाँ ना कराऊं, ये ट्रांस पे कराऊं, अगर यही माइग्रेशन ट्रांस CO पे हो,
क्या ये अकॉस्टिक इंटरेक्शन से स्टेबलाइज हो पाएगा? जीवन में कभी नहीं, क्योंकि अब COCH3 कते ट्रांस में, बिल्कुल ट्रांस में। क्या अब ये स्टेबलाइज हो पाएगा अकॉस्टिक? जीवन में कभी नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ पे नॉट स्टेबलाइज्ड बाय अकॉस्टिक, इसलिए नहीं होगा। इसलिए हमेशा कौन होता है? इसके होता है। चलिए, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ 1 माइक्रोवेव इंफेक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड्स की। आप एक बात बताओ, आपने अभी देखा कि आपकी इस प्रोसेस में, आपकी वन माइग्रेटरी इंसर्शन की इस प्रोसेस में मेटल लिगेंड का बॉन्ड टूटा है। प्लीज ध्यान से सुनिए, एक तो आपका मेटल लिगेंड का बॉन्ड टूट रहा है, अच्छा टूट रहा है और अटैक इस पे कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। मैं यहीं से सीधी बात करें, पहला ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन आपका ये बॉन्ड टूट रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है, मतलब CH3 माइनस बाहर जा रहा है और किस पे अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि ड्यूरिंग वन माइग्रेटरी इंसर्शन पहली चीज मेटल और CH3 का बॉन्ड टूट रहा है, और दूसरा CH3 माइनस अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ, दो चीजें। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, अब अगर मैं तुम्हें ये पूछूं, तुमसे सवाल है, पहला फैक्टर मेटल लिगेंड बॉन्ड्स। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3D 4D और 5D की मेटल, ऑब्वियसली बॉन्ड टूट रहा है, एक चीज तो क्लियर है कि जो आपका रेट होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MCH3 बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा माइग्रेशन उतना ही स्लो। अब मुझे एक बात बताओ, 3D मेटल है, प्लीज ध्यान से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ 1 माइग्रेटरी इंसर्शन 3D के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या 4D के साथ या 5D के साथ, और किसका रेट ज्यादा? सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि सर अगर ये मेटल 3D का हुआ तो मेटल और CH3 का बॉन्ड वीक होगा और माइग्रेशन फास्ट होगा। अगर ये 4D का होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, माइग्रेशन स्लो। और अगर ये गलती से 5D का हो जाएगा तो मेटल और CH3 का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और माइग्रेशन बहुत ही स्लो। यानी रेट का ट्रेंड होता है 3D देन 4D। हेलो, अच्छा ठीक है, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव लिगेंड। इफेक्ट ऑफ 5% ऑफ एक्टिव लिगेंड। अब प्लीज ध्यान से सुनना, मान लो मैंने यहाँ पे 4 एक्सेप्ट लगा और मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 5 एक्सेप्ट लगा, तो यहाँ मैंने क्या लगाया? 4 एक्सेप्टर, और यहाँ मैंने क्या लगाया? स्ट्रॉन्ग 5 एक्सेप्टर। स्ट्रॉन्ग 5 एक्सेप्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छीनेगा मेटल से ज्यादा और ये छीनेगा कम। तो यानी मैं कह सकता हूँ ये मेटल क्या होगी? लेस इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या करेगी? लेस बैक। और अगर लेस बैक बॉन्डिंग करेगी मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, और अगर इसे इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे तो ये होगा मोर इलेक्ट्रॉन। लेस बैक बॉन्डिंग, दिस मींस कार्बन गेट लेस इलेक्ट्रॉन from metals, therefore carbon is more electron deficient, therefore more reactive, more electron deficient, therefore more reactive, therefore more reactive and hence faster migratory insertion. यानी जहां आपका स्ट्रॉन्गर पाई एक्सेप्टर होगा मेटल, वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहां रिएक्टिव भी ज्यादा, माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट भी ज्यादा। तो मैं लिख सकता हूं जो मेरा रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन richness of alkyl group, therefore रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा? 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफेक्ट ऑफ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या करेगा? लुईस एसिड एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट्स रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे करता है इसे भी समझ लो। लुईस एसिड एक्चुअली में जैसे मान लो हमने AlCl3 ले ली, मान लो हमने AlCl3 ले ली, तो ये AlCl3 क्या करता है? जब ये माइग्रेट करता है यहाँ पे जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, AlCl3 आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि लुईस एसिड होता है ना, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है इसके वेकेंट ऑर्बिट। और यहाँ जो वेकेंट साइड होती है ना, ये अपने लोन पे, क्लोरीन अपने लोन पे तो स्टेबलाइज, क्लोरीन अपने लोन पे तो क्या करता है? स्टेबलाइज। अरे 1-1 क्यों कहा गया कन्हैया भाई? क्या बंदा है इसमें? क्या समझ नहीं आया कन्हैया तुझे? कन्हैया 1-1, अरे भाई साहब कन्हैया 1-1 क्यों कहा गया? इसमें क्या ऐसी चीज थी जो समझ में ना आई? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या था इसमें ऐसा? 1-1 इसलिए कहा गया क्योंकि जो आर ग्रुप माइग्रेट कर रहा है मेटल से 1 बॉन्ड दूर है, जिस एटम पे माइग्रेट कर रहा है माइग्रेटिंग ग्रुप भी 1 बॉन्ड दूर है, और जिस पे वो टर्मिनेट कर रहा है, जिस पे माइग्रेट कर रहा है, जिस कार्बन पे, वो भी 1 बॉन्ड दूर है। तो माइग्रेट करने वाला ग्रुप भी 1 बॉन्ड दूर, जिस पे माइग्रेट कर रहा है वो भी 1 बॉन्ड दूर, इसलिए 1-1 बोल दिया। अब इसमें भी रॉकेट साइंस पता नहीं कौन सी, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहला आ गया मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको पता है 3D4D5D में, क्योंकि 1-1 माइग्रेटिंग इंसर्शन में आपके मेटल और लिगेंड, मेटल और लिगेंड, मेटल और CH3, मेटल और अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड टूटता है, तो वो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा माइग्रेशन उतना ही स्लो होगा, क्योंकि 5D में वो बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, तो 5D का माइग्रेटिंग इंसर्शन सबसे स्लो होगा। सेकंडली हमें पता है कि भैया जब ये CH3 यहां से माइग्रेट करता है तो इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट करता है, यानी CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल करेक्ट करता है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल करेक्ट करता है, और जो रेट ऑफ माइग्रेटिंग इंसर्शन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन। तो ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं, ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद लुईस एसिड एक्सेलरेशन की बात भी कर ली है। अब आता है हमारे पास लास्ट में रिडॉक्स एक्सेलरेशन। रिडॉक्स एक्सेलरेशन रिडॉक्स एक्सेलरेशन में क्या था भैया? 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंक्रीजेस रेट ऑफ 1-1 माइग्रेट। अब जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछ लेता हूं, पहले बताओ कौन माइग्रेट करेगा इनमें से और क्या होगा प्रोडक्ट, किसका माइग्रेशन कराओगे? तो इनमें से विच इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच? दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, इसी का कराएंगे, इसका माइग्रेशन कराएंगे। माइग्रेशन कराने के बाद बना M T डबल बॉन्ड है H2CH3 CO यहाँ खाली जगह आ गई, और यहाँ CH3 खाली जगह आ गई ना, वेकेंट है, माइक क्रैकिंग लिखना है, कोई जैसे PM इसे बोलते हैं क्रैकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिडिक्टिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन। अब हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमको प्रेडिक्ट करना है कि भैया हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनते हैं। आसानी है, ठीक है सर, फास्टर माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं करना। अरे यार तो यार मुझे तुम बचपन में कर दिया। CH3 का क्यों हो गया? तुम पागल हो गया, तुम पागल हो गया। अब फिर बाद में कहना, बाद में कहना कि मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। अरे कितनी बेवकूफी वाली बातें करते हैं। अरे इन शॉर्ट सारे स्पष्ट शब्दों में एक बात बोली मैंने कहा जब आपका माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है तो भागने का इतनी स्पष्ट शब्दों में एक बात बोली कि जब तुम माइग्रेटरी इंसर्शन कराओगे, जब तुम माइग्रेटरी इंसर्शन कराओगे तो यहां से आर इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट कर रहा है, और अटैक किस पे कर रहा है? इस कार्बन पे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा अदिति तिवारी? क्या समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? भाई कति बेवकूफ बच्चे यार। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है, अभी जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी फास्ट रिएक्ट करेगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। यानी बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन, तुम्हें ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, पता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन। और कार्बन, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, मुझे बात बताओ, अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो कार्बन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। और हमें क्या चाहिए? ज्यादा डेफिशिएंसी, ठीक है। तो पहले तो ये, तो दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूं, अगर इफ मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग अगर बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन क्या कर जाएगी? डिक्रीज। तो रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। तो रेट ऑफ माइग्रेशन, अरे कितने बेवकूफ हो गया, कितने बेवकूफ हो गया। अच्छा फिर एक बात बताओ, क्योंकि इसमें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड टूटे और 5D के केस में ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, तोड़ना सबसे मुश्किल होगा, माइग्रेशन सबसे स्लो होगा 5D में, तो रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन का क्या ट्रेंड होगा? डी ओडी पता नहीं आज
नहीं है। लुईस एसिड में क्या ये हारने की सारी बातें। एक बात बताओ, लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। तो लुईस एसिड क्या करेगा? लुईस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड withdraws electrons from oxygen, यानी इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा ना भाई, ये लोन पे चलते वैसे तो, which withdraws electron from carbon, therefore carbon becomes electron deficient, therefore Lewis acid increases। दोबारा पूछो तो भाई यहाँ पे आप बताओ कौन सा कार्बन ज्यादा, अरे ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, यही माइग्रेट करेगा क्या पता नहीं। प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहाँ ट्रैपिंग लिखा जा रहा है पीएम। उसने बोला प्रेडिक्ट करो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। एक ही बात समझाऊंगा, पहली बात सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जिसने बोला फिर से समझाओ, पूरा लेक्चर रिपीट करके देखना पहले। यहाँ पे आ गया 30। अब इतना हमें क्लियर है कि ये कभी भी इस ट्रांस वाले सीओ पे तो माइग्रेट नहीं करेगा। यहाँ करेगा ये, यहाँ माइग्रेट, और यहाँ ये जो वेकेंट स्पेस आई, यहाँ आपका पीएम आ जाएगा, टिक मार। यहाँ करेगा ये, यहाँ माइग्रेट। अगर वहाँ माइग्रेट किया, मैं एक देखो आपका सीएचडी हम किस पे माइग्रेट करेगा? सिर्फ ट्रांस वाले पे नहीं करता, ये ट्रांस यहाँ नहीं करेगा, बाकी सारी तरह से हर जगह माइग्रेट करेगा, सिर्फ ट्रांस वाले पे नहीं करेगा। एमएन 13 सीओ सीएचडी, यहाँ सीओ, यहाँ सीओ, यहाँ सीओ, यहाँ से सीएचडी माइग्रेट करा, वेकेंट स्पेस आया, और वेकेंट स्पेस पे ये जो मेरा ट्रैपिंग लिगेंड है यहाँ पे बैठता है, पीएम प्लस। अब इस पे करा देते हैं माइग्रेशन, इस पे कराएंगे एमएन ऊपर 13 सीओ, यहाँ की सीओ, यहाँ की सीओ, यहाँ की सीओ, यहाँ सीओ सीएच3 और यहाँ पीएम की ट्रैपिंग लिगेंड। अब बचाएगी यहाँ पे भी करा देते हैं, ये बना एमएन ऊपर 13 सीओ, यहाँ सीओ, यहाँ सीओ को कहाँ माइग्रेट किया? नीचे किया, यहाँ सीओ सीएच3, यहाँ सीओ, यहाँ ट्रैपिंग लिगेंड पीएम। अब देखो कितने प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट यहाँ 13 सीओ सीएच3 ये, यहाँ 13 सीओ के ट्रांस में सीओ, 13 सीओ के ट्रांस में सीओ, पीएम3 के ट्रांस में सीओ, पीएम3 के ट्रांस में सीओ, सीओ के ट्रांस में सीओ सीएच3, सीओ के ट्रांस में सीओ सीएच3, यानी दोनों प्रोडक्ट सेम है। अगर ट्रांस लिगेंड का सेट सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी सेम है, तो ये ए और बी सेम, ये बी, ये बी। इसमें 13 सीओ और सीओ सीएच3 सिस में, इसमें सिस नाम देंगे, इसमें 13 सीओ सीओ सीएच3 सिस में, इसे सिस नाम, ठीक है, देख सकते हैं कॉलेज। यहाँ 13 सीओ सीओ सीएच3 कहाँ पे है? तो भैया नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने? कौन कौन से बने? ए बी, ए1 B2 एक रेशो 25:50:25। ये चीज आई होप सबको क्लियर होगी। इसके बाद हमारे पास आता है डीकार्बोनिलेशन, ठीक है। इसके बाद आता है डीकार्बोनिलेशन। देखो डीकार्बोनिलेशन में क्या होता है, प्लीज आंसर करिए। डीकार्बोनिलेशन में क्या होता है? डीकार्बोनिलेशन में आपका लॉस ऑफ सी होता है। मैं पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ, प्रोडक्ट बनता है। अब पता है ये प्रोडक्ट को देख के क्या लगता है? इस प्रोडक्ट को देख के लगता है कि कौन सा सीओ बाहर गया। इस प्रोडक्ट को देख के लगता है कि ये वाला जो सीओ है, ये सीओ बाहर गया। तो कमाल की बात ये सीओ बाहर नहीं है। इट अपीयर्स लाइक, मैं लिख देता हूँ, इट अपीयर्स लाइक TO of TOCH3 is lost, but it is not so। ऐसा नहीं है। डीकार्बोनेशन का देखिए ठीक करना, कंडीशन है। आइए फटाफट से इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोनेशन, देखो इसका मैकेनिज्म जस्ट अपोजिट होता है। जो 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन में हुआ ना, जस्ट उसका अपोजिट। जैसे कि 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या हुआ, इमेजिन करना आपका CH3 माइग्रेट करके गया और फिर आपका ट्रैपिंग लिगेंड अंदर। अब प्रोसेस उल्टा था, ट्रैपिंग लिगेंड बाहर जाएगा और CH3 वापस माइग्रेट करके मिलेगा। यानी इसका पहला स्टेप क्या होता है? इसका पहला स्टेप क्या होता है? लॉस ऑफ ट्रैपिंग लिगेंड। इसका स्टेप 1 क्या होता है? लॉस ऑफ ट्रैपिंग लिगेंड। और इसका स्टेप 2 क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ आर फ्रॉम POR2। अब एक चीज ध्यान रखना, आपका ट्रैपिंग लिगेंड कभी भी CO, अब यहाँ पे देखो आपका ट्रैपिंग लिगेंड PME3 CO CH3 के सिस में रहा, PME3 CO CH3 के सिस में रहा। ये जो सिस क्लास है मैं 13 CO के एस्पेक्ट में लिखा है, इसे निकाल के हटा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसके बीच में? PME3 और CO CH3 सिस में, PME3 और CO CH3 सिस में, PME3 CO CH3 सिस में, PME3 CO CH3 सिस में। यानी यहाँ से एक चीज क्या आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ट्रैपिंग लिगेंड इज ऑलवेज स्टिन या सिस 2। क्या सीखेंगे? एक चीज हमने क्या सीखी, नोट में लिख लो कि ट्रैपिंग लिगेंड जो होता है इज ऑलवेज सिस 2
कभी भी ट्रांस में होगा ही नहीं। ट्रैपिंग लिगेंड हमेशा इसमें ही होगा, ट्रैपिंग लिगेंड कभी भी ट्रांस में नहीं होगा। ट्रैपिंग लिगेंड कभी भी ट्रांस में नहीं होगा, आपका ट्रैपिंग लिगेंड हमेशा 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 सिस में ही होगा। आपका ट्रैपिंग लिगेंड हमेशा 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 सिस में ही होगा। अब इसमें भी आ जाता है प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट। भैया आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने, प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आओ प्रेडिक्ट कर लेते हैं, खेले थे प्रेडिक्ट प्रेडिक्टिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे Mn है, यहाँ पे CuCH3 है, ये Cu है, ये Cu है और ये Cu13 है। मुझे इतना पता है कि CuCH3 की जो ट्रांस लेगी ये ट्रैपिंग लिगेंड नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ट्रैपिंग लिगेंड। तो इसको तो बाहर नहीं निकालेंगे, इसको तो बाहर नहीं निकालेंगे, ये तो ट्रैपिंग लिगेंड हो नहीं सकता, इसको बाहर नहीं निकाल। तो सबसे पहले हम इस 13 CO को बाहर निकालते हैं। जैसे ही इस 13 CO को बाहर निकाले तो यहाँ एक खाली जगह बनी, ये Cu था, ये Cu था, ये Cu था, ये Cu था, और फिर यहाँ से हमारा CH3 माइग्रेट करता है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ CH3। अब दूसरी बारी में हमने किसको निकाला, तो यहाँ गया Mn, यहाँ 13 CO था, यहाँ से CH3 माइग्रेट करके कहाँ आया, और यहाँ खाली जगह बनी थी तो CH3 यहाँ। अब जरा क्या करते हैं, इसको बाहर निकाला। जब इसको बाहर निकाला अब मेरा CH3 कहाँ माइग्रेट करेगा, अब CH3 यहाँ आएगा क्योंकि यहीं बनी थी खाली जगह, ये Cu रहा यहाँ। अब के केस में हमारा कौन सा बाहर निकाला हमने, ये वाला, तो खाली जगह यहीं बनेगी, यहाँ खाली जगह बनेगी तो CH3 यहीं माइग्रेट, ये Cu ये और ये सब। इसको निकालिए, इसको निकालिए, इसको निकालिए। ट्रांस वाला तो ट्रैपिंग होता है तो कभी जाएगा, बचा कौन सा CO, सिर्फ ये वाला CO। ये भी सिस्टम में, ये भी ट्रैपिंग लिगेंड हो सकता है, तो इसको भी छोड़ो। अब की बार हम इसको निकालें, अगर इसको निकाला, अगर इसका लॉस हुआ तो अब मेरा CH3 कहाँ जाएगा, वेकेट स्पेस कहाँ क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो मेरा CH3 यहाँ माइग्रेट करेगा, यहाँ CO, यहाँ 13 CO, यहाँ CO, यहाँ CO। समझ में आया? तो आप पहले इसको ट्रैपिंग लिगेंड की तरह बाहर निकाला तो आपका CH3 इसकी जगह आया, फिर इसको निकाला इसकी जगह आया, फिर इसको निकाला इसकी जगह आया, फिर इसको निकाला इसकी जगह आया, तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। चेक कर लेते हैं कितने, ये है विदाउट, इसे बोलते हैं विदाउट 13 CO, क्योंकि इसके पास 13 CO है नहीं। यहाँ चेक करो 13 CO और CH3 क्या है सिस में, यहाँ भी चेक करो 13 CO और CH3 क्या है सिस में, और यहाँ चेक करो 13 CO और CH3 क्या है ट्रांस में। तो भैया हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने, 3। अगर हमसे कोई देखो ये सेम ही है, अगर ये सेम ही है, अगर आप इसे A बोल रहे हो, ये B होगा, तो ये भी आपका B होगा और ये आपका C होगा। तो आपके पास कितने प्रोडक्ट बने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने, 3। A जो कि है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, 3। कौन कौन से, A विदाउट 13 CO, B सिस और C। और रेशो क्या है इसका, रेशो क्या है, विदाउट 13 CO सिस और ट्रांस का क्या रेशो है, 1:2:1, यानी 25%:50%:25%, ये रेशो है। तो ये हमने डीकार्बोनेशन करा दिया। डीकार्बोनेशन कराने के बाद दोस्तों ये चीज हमें पढ़नी है, तो पढ़नी है 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। तो बस आज हम ये आखिरी टॉपिक करेंगे, बीटा हाइड्राइलेशन करेंगे। चलो 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन किन में होता है, अच्छा 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन किस में होता है, ये होता है इन केस ऑफ मेटल अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होती है, इसमें होती है माइग्रेशन ऑफ R और H ग्रुप ऑन अल्कीन। ठीक है, इसका बेसिक हम पहले कवर कर चुके हैं, हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे बेसिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो हम डायरेक्ट मैकेनिज्म पे आएंगे, हम डायरेक्ट किसकी बात करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे मैकेनिज्म की। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई मेटल है, यहाँ पे कोई लीकेज कुछ नहीं, समथिंग यहाँ पे H है, यहाँ कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है, यानी ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा, यहाँ अटैक हो रहा होगा, यहाँ पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे, कार्बन किसे देगा, मेटल को। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कल हमने डिस्कस करा हुआ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मेटल है M, बाकी लीकेज व्हाटएवर जो भी है हमारे पास। अब यहाँ पे इस कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ मेटल और
हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप जो भी उसका बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हो आपका H और R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप इज डूइंग मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। अब ऑब्वियसली पता है कि हाइड्रोजन मल्टी सेंटर बॉन्डिंग किससे करेगा, S से, और R किससे करेगा, sp3 से। इसका s ऑर्बिटल लोअर होगा, मतलब इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। इसका s ऑर्बिटल होगा और इसका sp3। s ऑर्बिटल डज बेटर मल्टी सेंटर बॉन्डिंग, डज बेटर मल्टी सेंटर बॉन्डिंग देन sp3। तो किसका इंटरमीडिएट वाला स्टेट होगा, हाइड्रोजन का, इसलिए रेट भी किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का। देयरफॉर जो रेट होता है ऑफ 1 माइग्रेटरी, सॉरी 1 2 1 1 2, जो रेट होता है 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन का, वो किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। तो आप ये चीज समझिए कि जब भी 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन की बात होगी तो 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन किसका होता है, दोनों का ही है, पर बेटर किसका होता है, हाइड्रोजन का। ठीक है। अच्छा दूसरी एक और चीज हमें मैकेनिज्म से क्या पता चल रही है, फाइनली जब हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, मैं पहले लिख भी देता हूं कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और फाइनली जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां जुड़ा होगा मेरा मेटल और यहां जुड़ा होगा मेरा H। तो यानी कहीं ना कहीं मैं इसे किस तरीके से देख सकता हूं, दिस रिएक्शन कैन बी लुक्ड एट व्हाट हम इसे क्या कह सकते हैं, स्पिन एडिशन ऑफ M एंड H और R। इट कैन बी सीन एज, इट कैन बी सीन, प्लीज ध्यान से देखिए, इट कैन बी सीन एज स्पिन एडिशन ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन और टू अल्कीन, है ना। नहीं 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 समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे तुम कमेंट बॉक्स में लिखो समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, ट्रांजिशन से फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो। ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है और फाइनली फाइनली ये CH2 इसके साथ M जुड़ जाता है और इसके साथ H, वो भी सेम साइड से, सेम साइड से। तो क्या हम इसे नहीं देख सकते सिन एडिशन की तरह, बिल्कुल देख सकते, बिल्कुल देख सकते। इट कैन बी सीन एज सिन एडिशन, इट कैन बी सीन एज, यस, इट कैन बी सीन एज सिन एडिशन, इसे सिन एडिशन की तरह देखा जा सकता है। और रेट किसका ज्यादा होता है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूं तुम्हारे लिए। कंक्लूजन क्या आ गया, कंक्लूजन क्या आ गया, 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन कैन बी seen as spin addition of metal and hydrogen to alkene। सेकंड क्या आ गया हमारे पास कि जो rate of 1 2 migratory insertion of H is faster than CH2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेशियो सिलेक्टिविटी इन 1 2 migratory insertion। ठीक है, रेशियो सिलेक्टिविटी इन 1 2 migratory insertion में क्या होता है, पहले तुम्हारे पास आता है स्टेरिकली कवर्ड, इसमें तीन चीजें हैं तुम्हारे। पहला जो लेस हिंड्रेड कार्बन है प्रेफर्स टू बाइंड विद मेटल, सिंपल सी चीज है, जो लेस हिंड्रेड कार्बन है वो प्रेफर करता है मेटल के साथ बाइंड करना। यानी मान लो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से CH3 है और यहाँ पे H या R कुछ भी है, तो जब आप माइग्रेशन कराओगे, आप माइग्रेशन कराओगे मोर हिंड्रेड कार्बन पे, ताकि जो लेस हिंड्रेड कार्बन है वो मेटल के साथ जुड़े। यहाँ पे क्या बनेगा LNN। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो मान लो आपने कार्बन नंबर 1 पे कराया और कार्बन नंबर 2 ये है, तो आपका कार्बन नंबर 2 व्हिच इज लेस क्राउडेड, कार्बन नंबर 2 व्हिच इज लेस क्राउडेड वो बाइंड करेगा मेटल के साथ, और कार्बन नंबर 1 व्हिच इज मोर क्राउडेड उसके साथ जुड़ेगा आपका H। तो आपका कार्बन नंबर 2 व्हिच इज लेस क्राउडेड। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड क्या आता है, अगर आपकी अल्कीन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ या इलेक्ट्रॉन, अगर आपकी अल्कीन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा, ऐसे केस में स्टेरिक इफेक्ट नहीं देखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखा जाता है और आपका कार्बन बेयरिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वही मेटल के साथ जुड़ा। यानी इस केस में आप स्टेरिक क्राउडिंग नहीं देखोगे, आप नहीं देखोगे ये लेस क्राउडेड है तो ये देखोगे। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा तो आपका वही कार्बन जुड़ेगा जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा, और जो दूसरा कार्बन है CH2 इसके साथ जुड़ेगा आपका H। हाँ, अगर मेरे पास ऐसी कोई अल्कीन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, अब आपके पास जो आपका H या R है ये माइग्रेट करेगा उस कार्बन के पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, और आपका दूसरा कार्बन जो है इट इज नॉट हैविंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो मेटल के साथ, जैसे CH2 CH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, यहाँ पे जुड़ेगा H। तो बेटा ये 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन हमारा ये खत्म होता है। ठीक है, तो यानी कंक्लूजन बता रहा हूं मैं, कंक्लूजन रेडियो एक्टिविटी स्पेरिकली गवर्नड होती है और इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नड होती है। जनरली हम क्या कहते हैं, जो लेस हिंड्रेड कार्बन है वो मेटल के साथ जुड़ते हैं, जो
लेस हिंडेड कार्बन है वो मेटल के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, जनरली जुड़ जाते हैं। पर अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, क्वेश्चन दिया मैंने Ln यहाँ पे H है और यहाँ पे SC यहाँ पे CuCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, कैसा ग्रुप लगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो भैया आपका ये इसके माइग्रेट करेगा और ये जो कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है यही मेटल के साथ जुड़ेगा, CuCH3 ये जुड़ेगा और दूसरा वाला जो कार्बन है इसके साथ जुड़ेगा H के जो भी। और मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, जैसे कि CH3 टाइप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, ऐसे केस में आपका ये माइग्रेट करेगा इसके ऊपर और जो लेस हिंडेड कार्बन है वो जुड़ जाएगा मेटल पे, ये बनेगा LNM लेस हिंडेड कार्बन CH2 जुड़ा मेटल के साथ, और फिर यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे क्या था एक CH3 यहाँ पे H पे बना, तो CH3 और इसके साथ में क्या जुड़ गया H। बताओ क्या समझ आया? हाँ भाई, ये मान लो तुमने बोला ठीक है मोबाइल में ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये वाला कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यही क्यों जुड़ता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, सिंपल है, बड़ा सिंपल फंड है, बड़ा सिंपल फंड है। आज का हो गया बस, ये बड़ा सिंपल फंड है। आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में क्यों जुड़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, अगर डोनेटिंग होता तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, पर अगर यहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो ये बॉन्ड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा यही बॉन्ड वीक हो जाता, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता तो यही बॉन्ड क्या जाता वीक, क्या जाता वीक, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो कार्बन है वो नहीं जुड़ता। चलो गाइस, तो इसी के साथ हमारा 1 to माइग्रेट इंसर्शन भी खत्म होता है। अच्छा एक चीज मैं जो नहीं बताई थी मैं अवॉइड कर रहा था बताना, पर चर्चा में बता देता हूं, इसे 1 to माइग्रेट इंसर्शन क्यों कहते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड 1 to, अगेन नाम से आपको पता चल जाएगा व्हाई इज इट कॉल्ड 1 to माइग्रेट इंसर्शन, ध्यान से देखो, क्योंकि सर इसमें जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वो एक बॉन्ड दूर है, इसमें जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, इसमें जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वो एक बॉन्ड दूर है, जैसे माइग्रेट कर रहा है यहां से माइग्रेट करके कहां जाएगा यहां पे, और जो लेस हिंडेड कार्बन है वो मेटल के साथ जुड़ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा LNM, यहां CH2 व्हिच इज कार्बन नंबर, ये बाइंड करेगा मेटल के साथ, और यहाँ पे CH3 इसके साथ जुड़ेगा मेरा R या H व्हिच इज कार्बन नंबर। अब प्लीज ध्यान से सुनो, आपका ये जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेटिंग ग्रुप इज
वन बॉन्ड अवे, यानी जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है वो कितनी बॉन्ड दूर है, और जिस पे माइग्रेट कर रहे हैं, इसमें माइग्रेट कर रहे हैं बोलते हैं माइग्रेटरी टर्मिनस, जिस पे माइग्रेट कर रहे हैं क्या बोलते हैं माइग्रेटरी टर्मिनस, यानी माइग्रेट करके जिसके पास जा रहा है वो टर्मिनस है। ये कितनी दूर है मेटल से, एक तो माइग्रेटरी टर्मिनस क्या है, 2 बॉन्ड्स अवे फ्रॉम। क्या ये चीज सबको क्लियर है? तो चलिए गाइस इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे, बीटा एच एलिमिनेशन, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काम करना होगा